Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. Today we are going to do the 10 most common frequently used poetic devices used in the English language. However, before we start with them, let us understand what are poetic devices. पोइटिक डिवाइसेस जो होते हैं वो स्पेशल टूल्स होते हैं, स्पेशल तरीके होते हैं बाय विच वी मेक अ पोइट्री इंटरेस्टिंग। हम उनसे अपनी पोइट्री को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। पोएटिक डिवाइसेस को जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे इमोशंस जो होते हैं उनमें एक स्पार्क आता है, एक चमक आती है और वो विविड पिक्चर्स पेंट करने में हमारी मदद करता है। पोएटिक डिवाइसेस को यूज़ करके एक बेटर इमेज हमारे माइंड में जो है वो क्रिएट हो जाती है। सो द फर्स्ट मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड लिटरेरी डिवाइस इज सिमिली। अब सिमिली का मतलब क्या होता है? जब हम दो अनलाइक चीज़ों को कंपेयर करते हैं विद वन पॉइंट इन कॉमन, राइट? ये डायरेक्ट कंपैरिजन है। दो अलग अलग चीज़ें होती हैं बट उनमें कोई एक पॉइंट होता है जो सिमिलर होता है, सेम होता है। तो जब इन चीज़ों को डायरेक्टली कंपेयर किया जाता है यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज, तो हम कहते हैं कि वो सिमिली है। फॉर एग्जाम्पल्स, द स्टार्स ट्विंकल्ड लाइक डायमंड्स अक्रॉस द नाइट स्काई। अब यहाँ पे कंपैरिजन किसके बीच में है? स्टार्स और डायमंड्स, राइट? दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं बट उनमें सिमिलैरिटी क्या है? दैट दे आर ट्विंकलिंग, दे आर वेरी ब्राइटली ट्विंकलिंग इन द नाइट स्काई, राइट? डायमंड्स भी कोई ब्लैक कलर का बैकग्राउंड हो तो उसमें बहुत चमक कर आती हैं। उसी तरह से स्टार्स नाइट स्काई में बहुत चमकते हैं। तो दोनों के बीच में कंपैरिजन किया गया है यूजिंग द वर्ड लाइक। Second example is this shy child hid behind her mother's skirt like a timid kitten seeking shelter. अब यहाँ पे शाय चाइल्ड को और टिमिड किटन मतलब जो कैट का बेबी होता है, उनको कंपेयर किया गया है। एंड यहाँ पे अगेन दोनों को द वर्ड लाइक के साथ कंपेयर किया गया है। द पॉइंट इन कॉमन बीइंग दैट दे आर टिमिड, दे आर शाय, दोनों शर्माते हैं, बोल्ड नहीं है। तो उस पॉइंट को लेकर उनमें कंपैरिजन किया गया है। चाइल्ड और किटन बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है बट बिकॉज दे आर शाय तो हम उनको सिमिली के थ्रू कंपेयर कर पाए हैं। ओके, द नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज मेटाफर। मेटाफर इज ऑल्सो कंपैरिजन बट सिमिली और मेटाफर में जो मेन डिफरेंस है, सिमिली डायरेक्ट कंपैरिजन है, हम डायरेक्टली बोलते हैं कि ये चीज़ उसके जैसी है, राइट? मेटाफर में हम ये नहीं बोलते हैं कि ये चीज़ उसके जैसी है, हम कहते हैं ये तो वही चीज़ है, राइट? तो यहाँ पे मेटाफर में एज और लाइक नहीं यूज़ किया जाता है। वी डायरेक्टली से वन थिंग इज अनदर थिंग। For example, the city was a pulsating heart, its lights twinkling brightly. अब यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन किस चीज़ में है? द सिटी एंड द हार्ट। दोनों completely अनलाइक चीज़ें हैं बट दोनों में पॉइंट ऑफ कंपैरिजन क्या है कि जैसे एक हार्ट पल्स कर मतलब एक हार्ट में बीटिंग होता है तो हमारे को लाइफ मिलती है, वैसे ही सिटी की जो लाइट्स हैं जब वो ट्विंकल करती हैं तो सिटी जो है वो उसमें जान भर जाती है। हार्ट के पल्स करने से, हार्ट के बीट करने से ह्यूमन लाइफ में जान आती है और सिटी की जब लाइट्स चमकती हैं तो सिटी में जान आती है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली कंपेयर किया, सॉरी, यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, इम्प्लाइड कंपैरिजन है जब हम कहते हैं द सिटी वाज अ पल्सेटिंग हार्ट। द सिटी इज लाइक अ पल्सेटिंग हार्ट नहीं बोला है हमने, हमने कहा है द सिटी वाज अ पल्सेटिंग हार्ट। अब सेकंड एग्जाम्पल नोट करिए। द सेकंड एग्जाम्पल इज टाइम इज अ थीफ स्टीलिंग अवे मोमेंट्स लाइक ग्रेन्स ऑफ सैंड। अब टाइम इज अ थीफ, इसका मतलब है समय में और चोर में कंपैरिजन है। दोनों का कंपैरिजन क्या है कि जैसे समय गुजरता है पता नहीं चलता है, हमारे पल समय चुरा के ले जाता है, वैसे ही चोर है, वो भी चोरी कर लेता है, मतलब चोर की तरह समय भी हमारे इम्पोर्टेंट मोमेंट्स को चुरा कर ले जाता है। अब यहाँ पे सिमिली भी यूज्ड है जब हम इस चीज़ को, स्टीलिंग को कंपेयर कर रहे हैं
स्टीलिंग अवे मोमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं लाइक ग्रेन्स ऑफ सैंड। जैसे कोई बड़ी आसानी से मिट्टी को चुरा कर ले जाता है, वैसे जो टाइम है वो भी हमारे स्वीट पलों को चुरा कर ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पे लाइक अ ग्रेन ऑफ सैंड में अगर हम देखें तो सिमिली है, बट टाइम इज़ अ थीफ को अगर हम नोटिस करें देन दैट इज़ अ मेटाफर। अब जो नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि हम इनएनिमेट आइडियाज़ या नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज़ देते हैं। अब यहाँ पे मैंने ट्रांसफर्ड एपिथेट इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज पर्सोनिफिकेशन और ट्रांसफर्ड एपिथेट में काफ़ी कंफ्यूजन रहती है। दोनों के बीच में डिफरेंस डालने के लिए मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया है दैट जो ये क्वालिटीज़ हैं, अगर हम इस क्वालिटी वर्ड को एक्शन वर्ड्स के साथ रिप्लेस करें तो आपको पर्सोनिफिकेशन और ट्रांसफर्ड एपिथेट में कम दिक्कत आएगी, राइट। पर्सोनिफिकेशन में जनरली एक्शन होता है, ह्यूमन एक्शन होता है जो हम नॉन लिविंग थिंग को दे रहे हैं। नॉट ऑलवेज बट 99% ऑफ द टाइम्स यस। तो इसीलिए मतलब हर बार हम रिप्लेस नहीं कर सकते, but once you understand then you'll be able to tell what is personification and what is transferred epithet. Anyways, अगर personification को study करें तो उसका first example है the playful river danced across the smooth stones. अब जो playful river है, playful river मतलब नटखट river, danced एक image हमारे mind में create होती है of humans dancing. River is an inanimate thing, it's a non-living thing, right? तो रिवर डांस नहीं कर सकती, बट जिस तरह से रिवर मूव कर रही है, जैसे उसकी कर्व्स आ रही हैं, वो मूव करती है, तो ऐसे लगता है जैसे कि वो डांस कर रही है। तो हमने एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को, एक नॉन लिविंग थिंग को, एक ह्यूमन एक्शन ऑफ डांसिंग दिया है। The second literary device is the ocean roared its anger crashing against the cliffs. अब ओशन समुंदर जो है, वो कभी रोर का मतलब होता है गुस्से से चिल्लाना, जोर जोर से बोलना। अब ओशन एक नॉन लिविंग थिंग है, अगेन वो गुस्से से नहीं बोल सकता, पर जब वो पत्थरों से टकराता है तो उसकी जो ऊंची आवाज आती है, the harsh sound, the big sound that it makes, it appears as if it is roaring. वो चिल्ला रहे हैं, roaring का मतलब चिल्लाना होता है, right? तो यहाँ पे जब हम एक ओशन को एक ह्यूमन क्वालिटी ऑफ रोरिंग दे रहे हैं, then we say that the literary device personification has been used. The next literary device is alliteration. Alliteration अक्सर बच्चों को गलती होती है कि it is repetition of the same alphabet. बच्चे याद रखना, alliteration is not repetition of the same alphabet, it is repetition of the same sound. जब एक ही लाइन में कुछ वर्ड्स आते हैं जो क्लोजली रिलेटेड हैं, जिनका साउंड फर्स्ट साउंड सेम होता है, तब हम उसको alliteration बोलते हैं। जो मिडिल साउंड्स रेपिटेशन होते हैं दैट इज एसोनेंट्स एंड कॉन्सोनेंट्स, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। बट रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स, दैट इज नोन एज एलिट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, फेरोशियस फ्लेम्स फ्लिकर्ड फ्रॉम द फायर प्लेस। अब यहाँ पे आप ये चारों, यहाँ पे आप इस सेंटेंस में 4 words are there which are starting with the first sound. Ferocious, flames, flickered, fireplace. चारों में first sound repeated है, that is why it is alliteration. Second example, the windy waves whispered secrets across the weathered rocks. Again, you can see alliteration in the words windy, waves, whispered and weathered. The was sound, right? वो was sound repeat हो रहा है, therefore it is alliteration. Now let us understand this with one more example. The phrase the one-eyed witch. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो alliteration नहीं है, but look at the first sound of one, it is wo, and witch का first sound क्या है, wo. Again इस phrase में alliteration है. The first alphabet need not necessarily be the same. Different words में भी same sound आ सकता है. So over here alliteration is there in the words one and which.
Okay, the next literary device is assonance. Assonance भी alliteration की तरह repetition of same sound होता है, but यहाँ पे sound को important है, it should be the vowel sound. Now what are the vowels? That is A, E, I, O, U. A का sound क्या होता है? ए. E का sound होता है small मतलब मुंह कम खुलता है, and again it is ए. राइट जैसे एप्पल में अगर आप एप्पल बोलो तो आपका मुंह ज्यादा खुलेगा, अगर आप एलिफेंट बोलोगे तो आपका मुंह कम खुलेगा. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द साउंड ऑफ ए एंड ई. ए एंड ए. Then I says E, O says O, and U says O. So these are the 5 vowel sounds, right? जब इनका repetition होता है in the middle of the word, words के बीच में, right? But in the same line, तब उसको बोला जाता है assonance. तो ये जो literary device है ये internal rhyme create करता है. अगर आपको एग्जाम्स में आएगा कि with the use of assonance how is it benefiting the poem, or what is the benefit of using assonance, what is good about assonance, तो that is used for internal rhyme. तो यहाँ पे phrases देखो, crying time, इसमें जो crying y and I का जो sound है that is I, cry I. और time में I का sound क्या है? I, time I. तो अगेन यहाँ पे जो है वो इंटरनल रेपिटेशन ऑफ द आई साउंड है. सिमिलरली इन द फ्रेज हॉपस्कॉच, ओ इज ऑ, स्कॉच में ओ इज ऑ, सो देर इज इंटरनल राइम. ग्रेट फ्लेक्स, ई इज pronounced as a and flakes is pronounced as again a is pronounced as a. तो यहाँ पे again we can see repetition of the same vowel sound. Between में double E is E and trees में double E is E. Again repetition of the same vowel sound. In the next word आपको kind और night में अगर आप अभी देखोगे तो both are starting with K but they are not alliteration, they are assonance. यहाँ पे the kind में I, the I's word over here is pronounced as I, and the night में भी the I word is pronounced as I. तो यहाँ पे I word repeat, I sound repeat हो रहा है, therefore it is assonance. Then the question comes कि why is this not an alliteration? तो kind में the first sound is k and night में the first sound is n, right? nurse वाला न. तो जब first sound same नहीं है तो हम उसको alliteration नहीं कह सकते. It is only assonance. Okay. Now consonants is almost like assonance. अगर assonance में same vowel sound होता है तो consonants में same consonant sound होता है. जो हमारे A to Z के alphabets हैं इन सब का एक consonant sound है, right? B says B, C says K, D says D. तो ये जो sounds हैं जिनको हम vowels को हटा देते हैं तो उनको हम consonant sounds कहते हैं. अगर आप अल्फ़ाबेट यू देखोगे तो इसका जो वाउल साउंड है वो अ है, राइट? बट इसका जो कॉन्सोनेंट साउंड है दैट इज यू. जैसे हम यूनिफॉर्म में बोलते हैं तो यू इज प्रोनाउंस्ड एज यू, बट अगर इसको अम्ब्रेला बोलें तो यू इज प्रोनाउंस्ड एज अ. जब यू का साउंड अ आता है दैट इज एसोनेंस. जब यू का साउंड यू आएगा दैट विल बिकम अ कॉन्सोनेंट साउंड, राइट? यू इज जो यू का साउंड है द फर्स्ट य साउंड आ रहा है, य इज अ कॉन्सोनेंट साउंड. सो ओके, नाउ consonants I've already told you it is repetition of the same consonant sound in two words. And next important point है कि ये जो दो साउंड्स आपको जो कॉन्सोनेंट साउंड सुनाई दे रहा है उससे पहले वाउल्स होंगे और ये वाउल साउंड जो होगा दे हैव टू बी डिफरेंट, राइट? फॉर एग्जांपल अगर आप दो वर्ड्स देखो सेम एंड होम, यहाँ पे वाउल साउंड क्या आ रहा है? ए का वाउल साउंड है ए एंड ओ का वाउल साउंड है ओ, होम, ओम. अब ये दोनों वाउल साउंड डिफरेंट है बट इसके बाद जो कॉन्सोनेंट साउंड है दैट इज म, दैट इज सेम, दैट इज सिमिलर बिटवीन सेम एंड होम. दोनों में म साउंड आ रहा है
बट इनके पहले का जो वाउल साउंड है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट, सो देयरफॉर वी से दैट देयर इज कॉन्सोनेंट्स ओवर हियर। अगर अब ये सेम वर्ड होता, जैसे सॉरी सिमिलर वर्ड होता जिनका राइम सिमिलर है, जैसे सेम नेम, तो क्या अब हम यहाँ पे द म साउंड को बोल सकते हैं कि कॉन्सोनेंट है? नो, इट इज नॉट अ कॉन्सोनेंट्स। व्हाई? बिकॉज नेम और सेम में जो ए साउंड है, द ए वावल है, वो सिमिलर है, राइट, इट इज सेम, तो हम उसको नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स है। बट अगर हम सेम और होम की बात करें तो उसमें ए एंड ओ आर डिफरेंट वाउल साउंड्स followed by a consonant which has a similar sound. So therefore consonants has been used. Okay, the next literary device is onomatopoeia. Now this literary device की जो pronunciation है that defeats most of us. और यही pronunciation यही जो sounds हैं इस literary device के साथ connected हैं। मतलब कि दिस डिवाइस इज यूज टू रिफर टू साउंड्स, मतलब जब हम वर्ड्स बनाते हैं विच रिप्रेजेंट द साउंड दैट दे मेक, तब हम बोला जाता है वहाँ पे ओनोमाटोपोइया यूज्ड है। फॉर एग्जाम्पल द क्रैकलिंग फायर पॉप्ड एंड हिस्ड, यहाँ पे ओनोमाटोपोइया इज देयर इन द वर्ड्स पॉप्ड एंड हिस्ड। जो पॉपिंग वर्ड है हमारे को वो क्रैकलिंग फायर की आवाज सुनाई देती है, उसका हिसिंग साउंड वो कैसे आवाज करती है वो सुनाई देता है, सो दैट इज onomatopoeia. Okay, the next example is the rain rattled against the window drumming a soothing lullaby. अब यहाँ पे जो रैटलिंग साउंड है, अगेन हमें वो नजर आ हमें सुनाई देता है कि खिड़की के ऊपर जब बारिश पड़ती है तो कैसे उसका रैटलिंग साउंड आता है, कैसे वो रटट करके वो पड़ती है, तो उस साउंड को हम बोल रहे हैं रैटलिंग साउंड, एंड देयरफॉर वी से दैट onomatopoeia has been used in this sentence. ओके, अब हम जो नेक्स्ट दो लिटरेरी डिवाइसेस कर रहे हैं दे आर गोइंग टू बी बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्ट, राइट, ऑपोजिट्स के ऊपर बेस्ड हैं। द फर्स्ट इज ऑक्सीमोरॉन। अब ऑक्सीमोरॉन क्या है? इसका मतलब है दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को वो कंबाइन करता है, इनका मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट होता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट दे शुड बी इन अ फ्रेज, अलग अलग नहीं होने चाहिए, वो इकट्ठे एक ही फ्रेज का पार्ट होने चाहिए। अब ये जो कंट्रास्टिंग वर्ड्स हैं ये हमें बड़े इलॉजिकल लगेंगे, हमें इनका मतलब समझ में नहीं आएगा, मतलब हमें लगेगा ये कैसे हो सकता है, दोनों ऑपोजिट्स हम एक ही चीज़ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर हम उसको उसके बारे में डीपली सोचेंगे, कॉन्टेक्चुअली सोचेंगे, तो हमें पता चलेगा दैट दे डू मेक सेंस, दे आर डिस्क्राइबिंग द सेम थिंग। अब यहाँ पे द फर्स्ट एग्जाम्पल इज डेफनिंग साइलेंस, राइट। डेफनिंग का मतलब इतना शोर कि आपको सुना कुछ भी सुनाई ना दे, आप डेफन हो जाते हो इतने शोर में। एंड साइलेंस का मतलब खामोशी। अब ये दोनों वर्ड्स कंप्लीटली ऑपोजिट हैं, बट जब हम बोलते हैं, जब हम फ्रेज या यूज करते हैं डेफनिंग साइलेंस, तो ये इम्प्लाई करता है अ साइलेंस विच इज लाउडर देन एनी वर्ड, वो इतना गहरा साइलेंस है कि मतलब उसने हर शब्द की आवाज को दबा दिया है, सो देयरफॉर वी से दैट इट्स कंप्लीटली लॉजिकल। सेकेंड इज द वेनरेबल हर्ड रॉबर। अब ये आपकी नाइन्थ स्टैंडर्ड की किताब, नाइन्थ स्टैंडर्ड की स्टोरी है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश में, मे बी नाइन्थ और टेंथ। मेनी इयर्स बैक आई हैड टॉट मिसेस पैकल्टाइट्स टाइगर्स, राइट। तो उसमें जो टाइगर है उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है वेनरेबल हर्ड रॉबर। अब इस टाइगर को हम वेनरेबल क्यों बोल रहे थे? बिकॉज इट इज ओल्ड एज्ड। और हर्ड रॉबर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो जो वहाँ पे कैटल है उसको चुरा रहा है। अब वेनरेबल मीन्स ओल्ड एंड रिस्पेक्टेड, और हर्ड रॉबर मतलब एक चोर। तो यहाँ पे जब हम दोनों फ्रेजेस ये दोनों टर्म्स अप्लाई करते हैं टू अ टाइगर, टू एन एजिंग टाइगर, तो फिर हमारे को उसमें लॉजिक नजर आता है कि यस ही इज ओल्ड एंड रिस्पेक्टेड, राइट, बट देन ही इज ऑल्सो अ थीफ। ओके, द लास्ट एग्जाम्पल इज
काइंड क्रूअल्टी ऑफ द सर्जन्स नाइफ। अब जो सर्जन होता है उसकी नाइफ कैसे होती है, वो काइंड होती है क्योंकि वो हमारी जान बचाती है, बट एट द सेम टाइम वो क्रूअल भी होती है बिकॉज इट इन्फ्लिक्ट्स डैमेज, वो हमारे को काटती है। समटाइम्स हमारे बॉडी पार्ट को एम्प्यूटेट कर देती है। एम्प्यूटेट मतलब हम मतलब अपनी बॉडी से अलग कर देना इन ऑर्डर टू सेव आवर लाइफ। तो अब क्या वो जो सर्जन की नाइफ है वो काइंड नहीं है, वो क्रूअल तो है बिकॉज इट इज गिविंग अस अ लाइफ लॉन्ग एफ्लिक्शन, राइट। हमारे को वो लिम्बलेस बना रहा है या कोई हमारा इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट को हमारे से अलग कर रहा है, तो वो क्रूअल तो है। बट इजंट इट काइंड बिकॉज इट इज बीइंग क्रूअल इन ऑर्डर टू सेव अस, हमारी जान बचाने के लिए वो क्रूअल हो रहा है। तो वो सर्जन की नाइफ जो है वो काइंड भी है। So again, this description is logical. The last literary device we are going to study is antithesis. Sorry, second last, right? But oxymoron की तरह ये भी एक contrast create करता है through its use. अब इसमें क्या contrast होता है? इसमें it's a rhetorical contrast. Rhetoric का मतलब होता है a situation, a question which doesn't demand any answer. बस एक आपके दिमाग में एक सवाल, एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है एंड यू आर सपोज टू थिंक अबाउट इट, यू डोंट नीड टू आंसर इट, राइट। अब now this device antithesis is creating a rhetorical contrast of ideas by means of parallel arrangements of words, clauses और sentence। मतलब या तो वर्ड्स के थ्रू वो कंट्रास्ट क्रिएट कर रहा है, एक रिटोरिक कंट्रास्ट क्रिएट कर रहा है, या फिर क्लॉजेस या फिर सेंटेंसेस। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स इंक्लूड किए हैं so that there is more clarity. The first example is hope for the best and prepare for the worst. मतलब उम्मीद आप सबसे अच्छे की करो बट सबसे बुरे के लिए आप प्रिपेयर करो। बेस्ट एंड वर्स्ट आर ऑपोजिट्स बट दे आर अ रेटोरिकल कॉन्ट्रास्ट, आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है। नेक्स्ट इज कीप योर माउथ क्लोज्ड एंड योर आईज ओपन। मुंह बंद आंखें खुली। अगेन they are words of wisdom using antitheses. Next example is it was the best of times, it was the worst of times। मतलब एक ही समय की हम बात कर रहे हैं कि वो बेस्ट भी था और वो वर्स्ट भी था। बेस्ट क्यों था? इट वॉज द एज ऑफ विजडम। अगेन इट इज कंट्रास्टेड विद इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। विजडम और फुलिशनेस को भी कंट्रास्ट किया गया है। इट्स अ रिटोरिकल कंट्रास्ट। मतलब एक ही समय में लोग वाइज भी थे और लोग फुलिश भी थे। दिस लाइन हैज बीन कोटेड बाय चार्ल्स डिकेंस। The next literary device is that's one small step for a man, one giant leap for mankind। ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग की लाइन है when he went to the moon। तो उन्होंने जो अपना पहला कदम लिया था मून पे, उस स्टेप के लिए उन्होंने ये लाइन कोट करी थी कि इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए तो एक बहुत छोटा कदम है। सॉरी, इंसान के लिए, ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ कि मेरे लिए तो एक छोटा सा कदम है, बट ये छोटा कदम जो है ये ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा कदम रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो वी कैन सी द रिटोरिकल कंट्रास्ट ऑफ आइडियाज ओवर हियर। अब ये दोनों लिटरेरी डिवाइसेस में अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है बच्चों के दिमाग में। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। जो एंटिथेसिस होता है इसमें दो कंप्लीटली कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज या क्लॉजेस को जक्स्टा पोजिशन पे सेम लेवल पे रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग। मतलब आर्ट जो है वो अनएंडिंग है और समय जो है वो फ्लीटिंग है, बहुत छोटे पल के लिए है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। बट ऑक्सीमोरॉन क्या है कि इसमें दो अपोजिंग या कंट्रास्टिंग वर्ड्स हैं जो एक दूसरे के साथ रखे हुए हैं। दे आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर, राइट। दे आर मेकिंग अ फ्रेज एंड दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट। जैसे हम यहाँ पे फ्रेज यूज कर रहे हैं, ओ ब्रॉलिंग लव।
ब्रॉलिंग का मतलब होता है लड़ाई करने वाला, आर्ग्यूमेंटेटिव, a fighting love, right? Love is supposed to be और lovey lovey, but fighting उसका complete opposite है. But we, that image is created कि love is not a peaceful emotion, it's a brawling kind of an emotion. And इसी के साथ next phrase है loving hate, right? जब आप किसी के साथ बहुत लड़ते झगड़ते हो तो इट इज़ नॉट दैट यू डोंट लव दैट पर्सन, बट उस लव में कहीं ना कहीं टेम्परिंग ऑफ अनदर काइंड ऑफ इमोशन ऑफ एंगर या हेट आ जाता है. तो यहाँ पे लव एंड हेट दे आर कंप्लीटली कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज जिनको हमने एक फ्रेज में रखा है. सो दैट विल बी एन ऑक्सीमोरॉन. ओके, द लास्ट लिटरेरी डिवाइस इज इमेजरी. इमेजरी का मतलब होता है जब हम डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स को यूज करते हैं टू क्रिएट अ पिक्चर. ये जो पिक्चर होती है ये हमारे माइंड में क्रिएट होती है थ्रू द डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स, जो वर्ड्स डिस्क्राइब कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो वर्ड्स हैं, द सन ड्रेंच्ड मेडो हम्प्ड विद लाइफ. सन ड्रेंच मीडो का मतलब क्या होता है कि एक मीडो है, अ फील्ड ऑफ ग्रास है और उसके ऊपर तेज धूप चमक रही है, राइट? बट ये जब हमने फ्रेज यूज किया सन ड्रेंच्ड, तो हमारे को वो धूप, खिलती हुई धूप उस मीडो के ऊपर गिरती हुई नजर आ रही है. सो इट इज इमेजरी. Again, the next example is the icy wind whistled through the barren trees, sending shivers down my spine. अब हमारे को barren trees नजर आ रहे हैं जिनमें कोई भी leaf नहीं है. We can see the cold wind. इतनी icy है. We can feel that iciness because phrase दिया गया है sending shivers down my spine. तो हमारे अंदर भी एक गूज बम क्रिएट होता है, हमारे अंदर भी एक शिवर जाता है, एक इमेज क्रिएट होती है. वी कैन इमेजिन हाउ कोल्ड द विंड इज, द द ऑडियो साउंड विस्लिंग, राइट? हमारे को वो साउंड भी सुनाई देता है व्हेन दिस फ्रेज इज यूज्ड. तो ये पूरी लाइन में एक कंप्लीट इमेज क्रिएट होती है ऑफ हाउ अ कोल्ड विंड इज मूविंग विद अ विस्लिंग साउंड थ्रू द बैरन ट्रीज. और जब हम बोलते हैं इट इज सेंडिंग शिवर्स डाउन माई स्पाइन, तो हम वो शिवर्स को फील कर सकते हैं. सो वी से दैट द लिटरेरी डिवाइस imagery has been used. So with this we come to the end of this first video in the series literary devices और poetic devices. मैं आगे भी 2-3 वीडियोस और निकालूंगी जहाँ पे कॉमनली यूज से मोस्ट इन मतलब वेरी इम्पोर्टेंट बट नॉट सो कॉमन लिटरेरी डिवाइस तक जाऊंगी. So I hope you will you will turn on the notifications so that you get to know when the second, third and the fourth part will come out. Thank you so much for giving me your precious time. I hope you enjoyed it and learned some important points from it. Thank you so much.